नमस्कार, जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे मुद्रा व साख के बारे में, जो कि क्लास 10 का सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि एग्जाम में आने वाला है बोर्ड के। तो देखिएगा मुद्रा साख के बारे में, और ये पूरा लेसन हम लोग जल्दी से जल्दी 30 मिनट में ख़त्म करना चाहेंगे। पूरा का पूरा लेसन क्विक रिवीजन भी है और आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। तो देखिएगा मुद्रा और साख के बारे में, जिसको आप बोलते हो मनी एंड क्रेडिट, मनी एंड क्रेडिट, मनी क्रेडिट, मुद्रा और साख। तो देखिएगा लेसन के बारे में, कुछ लेसन के मुख्य पॉइंट्स है और उसके बाद लेसन में कुछ है नहीं, ठीक ना। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन बोर्ड के मायने से सेकंड टर्म के लिए 40 नंबर में से कम 8 नंबर इसी चैप्टर से आपके आ जाएंगे। तो देखिएगा वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है। पहले इस चैप्टर की पहली टॉपिक है वस्तु विनिमय प्रणाली। तो जान लेते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। तो हमने लिखा है कि वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन, मतलब अगर कोई वस्तु देते हो और कोई वस्तु लेते हो, अगर तुम कोई वस्तु दोगे और कोई वस्तु लोगे तो उसको बोलेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली। मतलब किसी वस्तु को दिए और किसी वस्तु को ले लिए, तो वो हो गया वस्तु विनिमय प्रणाली। मतलब हेर फेर, अदला बदली, एक वस्तु दे दिए और एक वस्तु ले लिए, उसको बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक ना। उसके बाद दूसरी टॉपिक आ जाती है आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। तो आवश्यकताओं का दोहरा संयोग क्या होता है, ये दिमाग में हमारे क्वेश्चन आता है कि आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। तो आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहने का मतलब ये है कि किसी वस्तु को, मतलब हमको कोई वस्तु चाहिए और उसको बेचना भी है, तो उसको बेचना उसका एक है और मुझे एक खरीदना है ना, तो उसको देना है, मुझे लेना है, उसको भी कुछ चाहिए और मुझे भी कुछ चाहिए, ठीक ना। तो गांव में क्या होता है, गांव में देखते हो कभी कभार तो जो आते हैं दुकानिया वाले और कुछ सामान लेके आते तो बोलते हैं हमको गेहूँ एगो दे दो और एगो टब ले ला ना, गेहूँ दे दो टब ले ला, ठीक ना। टब वही बर्तन वाला जो टब आता है, जो जिसमें पानी नहीं भरते हो, तो वही। तो आवश्यकताओं का दोहरा संयोग है। उनको चाहिए क्या, उनको गेहूँ चाहिए और हमको क्या चाहिए, टब। तो यही है आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। उनको भी कुछ चाह रहा है और हमको भी कुछ चाह रहा है, दोनों लोग की पूर्ति कौन करेगा, हम दोनों लोग आपस में पूर्ति करेंगे। वो हमारी पूर्ति करेंगे और हम उनकी पूर्ति करेंगे, तो उसी को बोलते हैं आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। लेना और देना दोनों, ठीक ना, लेना और देना आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होता है, ठीक ना। कन्फ्यूज यहीं पे होते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली और आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, तो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली और आवश्यकताओं का दोहरा संयोग दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। वस्तु विनिमय में बस इतना है कि वस्तु के बदले वस्तु दी जाती है, वस्तु के बदले वस्तु दी जाएगी, मतलब वो वस्तु देंगे तो वो वस्तु देंगे, ठीक ना। लेकिन आवश्यकताओं का दोहरा संयोग ये है कि अगर वो कोई दूसरी वस्तु दे रहे तो हमको दूसरी वस्तु दे रहे, उनको कुछ और चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए, जो हमारे पास है वो उनके पास नहीं है, जो उनके पास वो हमारे पास नहीं है, ठीक ना। उसको बोलते हैं आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। इसके बाद देखिएगा मुद्रा बाबू, मुद्रा। उसके बाद देखिएगा मुद्रा, मुद्रा करेंसी। देखिएगा एक ऐसा माध्यम जिसके बदले हम वस्तु खरीदते हैं। मुद्रा एक ऐसा माध्यम जिसके बदले हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को खरीदते हैं। जैसे हम कहीं दुकान पे गए तो पैसा देते हैं ना, पैसा, तो वो है मुद्रा। हम अपने यहाँ रुपया देते हैं, अपने यहाँ रुपया देते हैं। दोस्तों मैंने एक वीडियो का लेक्चर बनाया है कि मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान माना। ये इस वीडियो का लेक्चर है, इसमें मतलब इसका बताया गया है कि आपको रुपया कौन सा देश प्रयोग करता है। तो आप जाके देख लीजिएगा इस वीडियो को, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे। देखिएगा मुद्रा मतलब एक ऐसा माध्यम जिसके बदले हम वस्तु खरीदते हैं। मुद्रा एक ऐसा माध्यम है जिसके बदले हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, खरीदते हैं। मतलब अगर वो दूसरे दुकान में बेच रहा तो पैसा देंगे और वस्तु खरीद लेंगे, उसी को बोलते हैं मुद्रा, ठीक ना। उसके बाद देखिए नोट, इसका प्रारंभिक समय में मुद्रा के रूप में सिक्के चले गए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पुराने समय थे उसमें मुद्रा के समय मतलब किसी वस्तु को खरीदने के लिए हमको क्या देना पड़ता था, सिक्का। और वो सिक्का क्या थे कि बहुत महंगे महंगे मिलते थे ना, धातु जो थे वो बहुत महंगे मिलते थे, सोना था, चांदी था, उसको यूज किया जाता था। सोना, अब सोना दोगे तो लूट लेंगे तुम, सोना कौन सिक्का देगा, सोना का नहीं देगा। तो पहले के समय में जो पैसे चले थे वो सिक्के के रूप में चले थे, ठीक ना। जो मुद्रा चली थी वो सिक्के के रूप में चली थी। उसको देखिए मुद्रा के आधुनिक रूप। अब मॉडर्न टाइम चल रहा है, तो मॉडर्न देख रहे हो मार फिर लवली उवली लगा के सब घूमते हैं, और लड़का लगाएगा फिर हैंडसम, लड़की लगाएगी फिर लवली, ठीक ना। तो आधुनिक समय चल रहा है, तो पहले तो कुछ नहीं मिलता था, पहले सब मटिया में नहाता था ना। तो देखिएगा मुद्रा के आधुनिक रूप देखिएगा, तो नए रूप है, मॉडर्न रूप है, मॉडर्न रूप है मनी का। देखिएगा कागज़ के नोट, कागज़ का नोट चलता है, कागज़। और वैसे कागज़ पे अगर गांधी जी देखेगा, पहले गांधी जी छापा है, हाँ छापा है, चलो ठीक है, ना छापा है तो छोड़ दो, ना गांधी जी ना छापा है तो छोड़ दो। देखो ऐसे देखेगा, रुको बताते कैसे देखेगा तुम लोग। ऐसे पैसा निकाला और पैसा निकाल लिया, पैसा निकाल के ऐसे ना, ऐसे पैसा निकाल, देखेगा पहले गांधी जी छापा है, हाँ छापा तो है, लग तो रहा है गांधी जी छापा है, हाँ चलेगा मुद्रा, चलो चलेगा। तो मुद्रा के आधुनिक रूप, कागज़ का नोट है, ये कागज़ का नोट है, देख रहे हो कागज़ का नोट है ना। मुद्रा के आधुनिक रूप है ये सब, मुद्रा के आधुनिक रूप कागज़ के नोट,
मुद्रा के आधुनिक रूप, कागज के नोट, सिक्का, जो देख रहा 20 का सिक्का चल रहा है, 20 का चल रहा है, 50 का चल रहा है। नेट बैंकिंग तुम लोग बोलते हैं खट से खोला, गूगल पे किया, फ़ोन पे किया, पेटीएम किया। गूगल पे में यहाँ पे पेटीएम वाले में तुम लोग तो फ्रॉड कर रहे हो। पेटीएम वाले में क्या कर रहे हो कि निकाल के तुम लोग ऐसे स्कैन कर रहे हो, पूछ लो हाँ भैया ये दुकान है, ठीक है पेमेंट कर दे, झूठे दिखा दे रहे हो। एक लड़की पकड़ाई थी, उसका जोटा उफाड़ के बहुत मारे, और जोटा उफाड़ने बहुत मारे उसको। तो देखिए मुद्रा के आधुनिक रूप है कागज के नोट, सिक्का, नेट बैंकिंग, चेक। तुम लोग जाते हो तुरंत हाँ कितना रुपये चाहिए, साइन मारते ले बट खाली साइन मारता है, जो जितना पैसा निकालना निकाल ले भर के ना, तो दिखाता है तुम लोग। इसके बाद यूपीआई, भीम यूपीआई सुने ना, वो यूपीआई। क्रेडिट व डेबिट, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड है मुद्रा के आधुनिक उपयोग। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड लेके घूम रहा है, पैसा लेके घूम नहीं रहा है ना, मतलब क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड है तो मतलब जेब में पैसा है, जेब में पैसा, क्रेडिट कार्ड लेके घूम, जा स्वाइप कर और पैसा ले ले, ठीक ना। अच्छा ये देख लो कि मुद्रा के कुछ लाभ भी हैं, ठीक है। मुद्रा के कुछ लाभ ये हैं कि मुद्रा से क्या होता है, आपको जो मुद्रा है उसके अंदर कोनो सामान खरीद सकता है आसानी से। मुद्रा से कोनो सामान खरीद सकता है तुम लोग। और क्या बोलते हैं इसका प्रयोग, कोनो सामान करे खरीदेगा, उसका लाभ ये है कि कम होती है, कम जगह कम घेरती है। जर्मन क्या हुआ रख लिया, ठीक ना, जर्मन क्या हुआ रख लेता है, बटोरता है, नोटे भर लिया। इसमें व्यायाम देखता है, जो पाता है इसे पकड़ के ठूस लेते हैं, नोटिया लूटेंगे ऐसे ठूस लेंगे ना। मुद्रा का मान्य कब होगा, तुम कागज तुम देख रहे हो 500 का नोट अब कोनो मान्य ले ही नहीं रहा है। वो पहले वाला जो 500 का नोटिया चलता था, 500 का और 1000 का, वो कोनो 1000 का पुरनका वाला 500 का नोटिया कोनो ले ही नहीं रहा है। काहे नहीं ले रहा है, ये भारतीय सरकार बोली अब नोट नहीं चलेगा, तुम लेके घूमो वैसे कुकुरों की तरह ना। तो मुद्रा का मान्य कब होगा, जब वहाँ की जो सरकार है, वहाँ की जो देश की सरकार है वो क्या कर देगी, प्राधिकृत कर देगी, मतलब कह देगी कि हाँ ये हमारे देश में चलेगा पैसा। जो एजेंसी है वहाँ की एजेंसी कहेगी कि चलेगा तो चलेगा। जैसे भारत की आरबीआई बोली कि हम पुराना वाला नोट नहीं लेंगे, तो तुम कुकुरे जैसा लेके दौड़ो, ले लो ले लो ले लो, तो नहीं लेगा वो सब, ठीक है ना। तो मुद्रा जान जाओ, मुद्रा कब मान होगी, जब वहाँ का सरकार है, वहाँ का जो एजेंसी है जिसके सरकार बोली कि प्राधिकृत कर दिया जाए, नोट चलेगा तो चलेगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा मुद्रा विनिमय का माध्यम, मुद्रा विनिमय का माध्यम, विनिमय मतलब चीज कोई चीज़ लेने देने का। तो मुद्रा विनिमय का माध्यम कैसे करती है, विनिमय की प्रक्रिया में मध्यस्थता का कार्य करती है। जैसे विनिमय कोई चीज़ खरीदेगा, विनिमय मतलब जी खरीदना किसी चीज़ को ना, जब किसी चीज़ को खरीदेगा तो तुम लोग दे क्या रहे हो, पैसा ले कौन रहा है, दुकानदार। तो किसी चीज़ को खरीदने में और देने में, किसी चीज़ को खरीदने में आपको किस चीज़ को देना पड़ता है, मुद्रा को, पैसा को ना। वो मध्यस्थता का काम करती है, बीच का काम करती है। हमारे और दुकानदार के बीच में कौन काम कर रहा है, मध्यस्थता में कौन काम कर रहा है, मुद्रा कर रही है, पैसा कर रहा है, रुपया कर रहा है, ठीक ना, वो कार्य कर रहा है। तो उसको बोलते हैं मुद्रा विनिमय की माध्यम। मुद्रा रहेगा तो विनिमय होगा, नहीं तो चल भाग यहाँ से, ठीक ना। तो बाद देखिएगा आरबीआई बाद में जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में नोटों को प्राधिकृत, पैसों को प्राधिकृत, मनी को प्राधिकृत कौन करता है, आरबीआई करती है। कौन करता है, आरबीआई। तो आरबीआई के कार्य देखिएगा, आरबीआई का कार्य क्या है कि मुद्रा जारी करेगा। तो पैसा कौन जारी करेगा, आरबीआई। अब बताएं, पैसा जारी करेगा आरबीआई, ठीक ना। और उसके बाद देखिएगा बैंक के कार्य प्रणाली पर नज़र, जो बैंक का कार्य प्रणाली उस पर कौन नज़र रखता है जी, आरबीआई रखता है। देखो कौन चोरा नहीं रहा है, हाँ नहीं चुरा रहा है, वो कैसा कार्य कर रहा है, हाँ ठीक है, वो ज़्यादा लोन नहीं दे रहा है, नहीं, तो ऐसा सब सिस्टम देखती है, ठीक ना। वो सब कौन देखता है, बैंक, आरबीआई देखती है। कौन देखती है, आरबीआई, ठीक ना। उसके बाद देखिएगा ब्याज की दर को निर्धारित करना। वो जो आरबीआई है वो कहती है ब्याजवा तुमको इतना देना है तो देना है, नहीं तो भाग जा, लोन नहीं देंगे तुमको ना। तो ब्याज को कौन निर्धारित करता है, आरबीआई। तुम जाके बोलेगा कि इतना कम ब्याज दे रहा है हमको, कम ब्याज देगा, कम ब्याज ले रहा है, तो बोलेगा आरबीआई जाके बतियाओ, वो छोटका लुलुआ बैंक का बतिया रहे हो ना। उसके बाद देखिएगा बैंक के कुछ राशि को नगद संचय करना। नगद संचय मतलब समाज जमा करना। तो कुछ क्या करती है, कुछ बैंकों का जो राशि होती है उसको नगद कौन जमा करता है, आरबीआई करती है, ठीक ना। ये सब आरबीआई का काम है, 1 2 3 4 4 काम आरबीआई करती है। बैंक को पैसा देगी, बैंकों की कार्य प्रणाली किस तरह से कार्य करती है उस पर नज़र भी आरबीआई रखेगी। ब्याज की दर को भी कौन निर्धारित करेगा, आरबीआई करेगी। और जो संचय नगद राशि करेगी वो भी आरबीआई करेगी, ठीक ना। उसके बाद देखिएगा साख क्या होता है, जैसे साख एक समझौता है, जिसमें क्या होता है कि जो ऋणदाता होता है ना, ऋणदाता वो भरोसे पे, अपने भरोसे पे, ठीक है चलो हम तुम पे भरोसा कर देना है, तुमको उधार दे देना है। और गौवा में क्या करते हैं, छोटा पैसा लेके भाग जाएगा, फिर देखबो नहीं करेगा, वो उधर दिखबो, वो एरिया में फिर कहीं नहीं दिखेगा। ऐसे स्कूल में जाएगा, स्कूल में लड़का का फीस 1 लाख बाकी हो गया तो नाम कटा के दूसरे स्कूल में डाल देगा। ये गार्जियनों बहुत चालाक होता है, नाम कटा के दूसरे में डाल देता है ना। ये सब क्या बताया जाए, जान दो। समझौता जिसमें देखिए साख क्या होता है, साख समझौता है जिसमें ऋणदार उधारकर्ता को सेवाएं व धन इस भरोसे पर देता है कि उसे वह भविष्य में चुका देगा। जो ऋणदाता होता है, जो कर्ज देता है, किसको देगा,
कर्जखोर को जो कर्ज लेता है, तो ये मान लो एक आदमी है, मान लो ये आदमी है और ये आदमी है ना, तो इसने इसको कर्ज दिया, तो भरोसे पे दिया, किस पे? भरोसे पे दिया, भरोसे पे दिया कि भविष्य में क्या करेगा हमको, फ्यूचर में हमको ही चुका देगा ना। इसको बोलते हैं साख, इसको बोलते हैं साख। एक समझौता है जिसके अंतर्गत ऋणदाता पैसा देता है कि वो जो कर्जदाता है, जो कर्जखोर है, जो कर्ज लेने वाला है, कर्ज करता है, वो भविष्य में हमको कुछ कैसे न कैसे करके चुका देगा, ठीक ना। अब इसको साख को एक संपत्ति के रूप में भी देखा जाता है। साख एक संपत्ति के रूप में, जैसे हमारा इनकम के रूप में भी देखा जाता है। कैसे देखा जाएगा कि जैसे मान लो तुम अगर पैसा लिए, कर्ज के रूप में पैसा किसी से कर्ज ले लिए, मतलब 50,000 लेके और उसको कहीं इन्वेस्ट कर दिया ना, तो 50,000 लिए कर्ज में, उससे अब इन्वेस्ट कर दिए और इन्वेस्ट करके उसको क्या किया कि तुमको कुछ लाभ प्राप्त हुआ, मतलब 50,000 इन्वेस्ट किया, तुमको मिल गया 70,000 रुपया, ठीक ना। 50,000 इन्वेस्ट किया, मिल गया 70,000 रुपया। तुम क्या करोगे कि समय रहते 50,000 अपना चुका दोगे कर्ज, ठीक ना। 50,000 कर्ज चुका दिए तो आपको कितना बच रहा है? 20,000 रुपया बच रहा है 70,000 में से ना। जो 20,000 वो आपका इनकम हो गया ना, 20,000 आपको इनकम हो गया, तो वो आपकी संपत्ति हो गई ना। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो साख है वो कर्ज के रूप में, सॉरी जो साख है वो संपत्ति के रूप में भी क्या होता है, देखा जाता है, ठीक ना। इसके बाद देखिए साख ऋण जाल के रूप में, तो साख को एक ऋण जाल के रूप में भी देखा जाता है। ऋण जाल है, उसमें फंसा देगा मछली की तरह, ले उधार चट्टा, जितना उधार लेना ले, फिर बाद में ब्याज भरते भरते बुढ़ौती आ जाएगी, मर जाना ब्याज भरते भरते। तो समय पर कर्ज न चुकाने से ब्याज में वृद्धि, तो समय पे कर्ज नहीं चुकाएगा तो ब्याज बढ़ जाएगा। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि में क्या करते हैं कि पैसा तुमको दे देंगे ब्याज पे, और कुछ दिन लोग वो नहीं करेंगे पैसा दे दिए तुमको ब्याज, जैसे हम ही है, मान लो ब्याज दे देंगे तुमको पैसा, फिर 10 दिन तुमसे बतियाएंगे नहीं, तुम मेरे रास्ता से आओगे तो हम छोड़ देंगे रास्ता, ये बताए कि तू हमसे ब्याजवा देने नहीं लगा, तो ब्याज इतना बढ़ जाएगा तब हम आएंगे। कार्य हमारा ब्याजवा दे ले, और ना दे ले तो लात खो, चल हमारा दुआर साफ कर ना, ऐसा। तो इसके बाद अगला देखिएगा, अगला टॉपिक है जो, अगले टॉपिक को देखिएगा क्या था, समर्थक ऋणधार। समर्थक ऋणधार के बारे में आप समझ ले थोड़ा सा। तो उधारदाता उधारकर्ता से जिस परिसंपत्ति का मांग करता है उसे बेचकर ऋण की राशि वसूल सके। जैसे उधारदाता है, जैसे उधार दे दिया जिसने, ठीक ना, तो उधार दोगे तो आपके पास कुछ परिसंपत्ति रहनी चाहिए। परिसंपत्ति मतलब अलग संपत्ति, जिसे आप क्या कर सकते हो कि उसके पास गिरवी रख सकते हो। बोलते हो ना, जाते हो कहीं पे पैसा वैसा लेने के लिए, तो जैसे तुम्हारे पास पैसा नहीं तो सोना के पास तुम रखते हो, अपनी अंगूठी रख दोगे, गले में का हार रखवा दिया जाता है या चेन रखवा दिया जाता है सोने का, तो सब रखवा दिया जाता है। उसको बोलते हैं परिसंपत्ति। परिसंपत्ति मतलब अलग से संपत्ति जो है, ठीक ना, परिसंपत्ति बाहरी वाली। उसको क्या करते हो, उसको रख देते हो, तो उसके बदले हमको क्या करता है, पैसा देता है, ठीक ना। वो महंगा हो चाहे सस्ता हो, उसकी बात नहीं है, लेकिन उसको बेचने के बाद जो उसने उधार राशि दिया उसका क्या किया जा सके, वसूल किया जा सके, ठीक ना। तो वही दिया है समर्थक ऋणदार, मतलब ऋण देने के लिए जो समर्थ करता हो, मतलब कि हाँ ठीक है ऋण दे दीजिए, अगर नहीं दे पाएगा तो इस चीज़ को बेचकर आप क्या कर सकते हो, वसूल सकते हो, ठीक ना। तो उसको बोलते समर्थक ऋणदार। तो उधारदाता उधारकर्ता से जिस परिसंपत्ति का मांग करता है, गिरवी रखने के लिए जिस चीज़ का मांग करता है, जिसे बेचकर ऋण की राशि वसूल सके, और वो उसे बेचकर क्या कर सके, ऋण की वसूल। मतलब ये नहीं कि और कुछ दे दिया और उसे बेचने के बाद उसको कुछ फायदा ना हो, ठीक ना। मतलब उसको बेचने के बाद उसकी जो राशि, जो पैसा आपको कर्जे में दिया, वो क्या पूरा वसूल किया जा सके, ठीक ना। एग्जाम्पल में जैसे भूमि, तो कहीं जाते हो तो ज़मीन सुनने और ज़मीन गिरवी रख देते हैं, तो वे रखते हैं जो कुकुरा होते हैं जिनके पास पैसा खाली उड़ाने के लिए रहता है, तो वह कुकुरा सब ना, तो ज़मीन गिरवी रख दिया जाता है। जेवर जिसके पास मजबूरी रहती है तो जेवरों रख देता है, वो कितना पीने के चक्कर में, आधा बेवड़ावा सब पीने के चक्कर में रख देते हैं जेवर। तो मकान तो गिरवी रख दिया जाता है, मजबूरी कोई रखेगा तो रखेगा। तो बैंक में जो जमा पैसे रहते हैं उनको भी क्या कर दिया जाता है, बैंक के कागजात, पासबुक सब रख लिया जाता है कि चलो ठीक है, के बाद पैसा मेरा कर्जा चुकाएंगे तो आपको हम आपके बैंक के कागजात दे देंगे, ठीक ना। उसके बाद देखिए ऋण की शर्तें क्या, मतलब आपको ऋण किस शर्त में मिलेगा, ठीक ना। तो ऋण आपको किस शर्त में मिलेगा उसकी बात की गई है। तो ऋण आपको ब्याज दर देना पड़ेगा, ऋण के लिए आपको ब्याज देना पड़ेगा, मतलब ऋण अगर आप लोगे तो आपको ब्याज भी क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, ठीक ना। उसके बाद समर्थक ऋणदार वही गिरवी रखने के लिए भी आपके पास कुछ होना चाहिए। उसके बाद आवश्यक कागजात, और उसके बाद कागजात भी होने चाहिए, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट कागजात होता है, ज़मीनी के कागजात, बैंक के कागजात, ठीक ना, वो सब क्या होना चाहिए, वो सब भी आपके पास होना चाहिए। इसके बाद भुगतान के तरीके, और आप किस तरह से भुगतान कर रहे हो, ठीक ना, किस तरह से भुगतान कर रहे हो, नकद कर रहे हो या चेक के द्वारा कर रहे हो, उसकी बात किया गया ना, तो भुगतान के तरीके। इसके बाद देखिएगा औपचारिक क्षेत्र में साख। औपचारिक क्षेत्र मतलब सही वाला क्षेत्र, मतलब कौन सा, मतलब किस क्षेत्र में अगर तुम कर्जा लोगे, साख का मतलब होता है कर्जा, तो किस क्षेत्र में तुम कर्जा लोगे तो वो औपचारिक तरीका, मतलब ठीक तरीका है। तो बैंक और सरकारी समितियों से लिया गया कर्ज, बैंक और सरकारी समिति जो तुम कर्ज लेते हो वो औपचारिक साख के दायरे में आता है, औपचारिक ऋण साख के
दायरे में आता है, ठीक ना। औपचारिक है मतलब सही है। जैसे कि मान लो बैंक से ले ली तो बैंक क्या तुमको कुछ नियम कायदे कानून होगा बैंक का, बैंक से अगर तुम कर्जा लोगे तो उसका कुछ नियम कायदे कानून होगा, ठीक ना। तो उसी को बोलते हैं औपचारिक क्षेत्रक में साथ, जहाँ पे कुछ नियम कायदे कानून हो, ठीक ना। बैंक व सरकारी समितियों से लिया गया कर्ज औपचारिक क्षेत्रक के दायरे में आता है, औपचारिक क्षेत्रक के दायरे में आता है। उसके बाद आप देखिएगा अनौपचारिक क्षेत्रक में साथ, अनौपचारिक क्षेत्रक मतलब जहाँ पे जो इलीगल तरीका है वहाँ पे की बात की गई है, ठीक ना। साहूकार, व्यापारी, मालिक और रिश्तेदार। साहूकार से पैसा ले लिए, ठीक ना, व्यापारी से ले लिए, मालिक से ले लिए, रिश्तेदार से ले लिए, ठीक ना। तो उनका जितना मन करेगा उतना वो दर लगा के आपको देंगे। सुनते हो तो ज्ञान पे क्या दिमाग गौवा में क्या होता है कि ब्याजवा सब बढ़ा के पैसा लेते हैं। जो सूद देने वाले होते हैं, जो सूद देने वाले होते हैं वो अधिक ब्याज पे पैसा देते हैं ना। तो वही बताया गया कि ये अनौपचारिक क्षेत्रक के अंतर्गत वो आते हैं। जो सूद देते हैं गांव में, जो गलत तरीके से सूद देते हैं कि ले जाओ तुम पैसा बाद में हमको देना, इतना इतना हो जाएगा, ठीक ना। 2 रुपये ब्याज, 3 रुपये ब्याज महीना का, ऐसे सिस्टम, ठीक ना। तो साहूकार, व्यापारी, मालिक और रिश्तेदार ये कैसे किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? अनौपचारिक क्षेत्र के, मतलब गलत तरीके वाले में, ठीक ना। जैसे देखिएगा ऐच्छिक दर पर ऋण देते हैं, उनका जितना मन करेगा उतना वो दर लगाएंगे, इतना ब्याज लगाएंगे, ठीक ना। नाजायज़ तरीक़ों से वापस वसूलते हैं, अगर पैसा नहीं दोगे तो झोटा वोटा उखाड़ के मारेंगे, खूब लतियाएंगे, गुलामी करवाएंगे, गोबर फुकवाएंगे, थूक के चटवाएंगे, लाते से मारेंगे, ठीक ना। इस बात देखिएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसीलिए लेकिन इतना ध्यान दो कि अनौपचारिक से बढ़िया औपचारिक क्षेत्र के कम से कम वहाँ पे मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे यहाँ पे लेने जाओगे कर्जा 1 लाख का तो तुमको बुढ़ौती आ जाएगी, कपार पक जाएगा, बुढ़ाई के मर जाओगे खांसते खांसते, कर्जा नहीं मिल पाएगा जल्दी। और यहाँ पे इसीलिए लेकिन अधिक से लोग औपचारिक क्षेत्र में जाकर अनौपचारिक क्षेत्र में जाते हैं। औपचारिक क्षेत्र में वही लोग जाते हैं जो जिनका कुछ मतलब क्या बोलते पकड़ होता है, जैसे बोलते हैं ना कि हमारा मतलब वहाँ पे पहुँच है, जिसको बोलते पहुँच है, तो जिसका पहुँच होता है उनको औपचारिक क्षेत्र में मिल जाता है, जिनका नहीं होता है नहीं मिलता है। अनौपचारिक क्षेत्र में वही गरीब लोग जाते हैं जिनको बेचारे के पास जो दिन का 350 रुपया रोज़मर्रा पे कमाते हैं। देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब खुद से अपना क्या करना चाहिए, मदद करना। तो देखिए माइक्रो फाइनेंस कंपनियां कर्जा देती हैं, जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां, जो छोटी छोटी माइक्रो फाइनेंस कंपनियां चल रही हैं गाँव में, जैसे बजाज फाइनेंस, सहारा और इसके बाद अलग अलग कई प्रकार की LIC सब चल रही हैं। माइक्रो फाइनेंस कंपनियां छोटी छोटी कंपनियां हैं जो क्या करती हैं जो क्या करती हैं कर्जा देती हैं, और कर्जे पे क्या करेंगे, उनका जो ब्याज होगा वो निश्चित होगा कि मतलब आपको इतना ही देना है, ठीक ना। आपको जितना कर्जा लेना है उसी के हिसाब से आपको ब्याज देना, उससे मतलब वो मनमानी नहीं करती, उनका भी कुछ नियम कायदे कानून भी होता है। तो उसको बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप में माइक्रो फाइनेंस कंपनियां इसके अंतर्गत आती हैं। यहीं पे हमारा लेसन खत्म होता है। इसी के साथ जय हिंद।